Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon for notifications. Okay, hello guys, welcome to the fast track course of inventory valuation. ठीक है, इसमें हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो टॉपिक है आपका सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का, उसको कम से कम टाइम फ्रेम में पूरा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. करेक्ट? ओके, देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दो पार्ट्स हम लोग में बात करेंगे. दैट इज, एक है आपका ट्रेडिंग कंसर्न्स की इन्वेंट्री और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स. ठीक है, सी व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग कंसर्न देयर इज only one type of inventory, that is FG inventory, finished goods inventory, which has been purchased, finished goods inventory which has been purchased and held for resale. देखो, ट्रेडर्स का काम क्या होता है? इन्वेंट्री परचेस करना, गुड्स परचेस करना और उसको हेल्ड करना सेल करने के लिए. इसलिए ट्रेडिंग कंसर्न एफजी इन्वेंट्री विच हैज बीन परचेज्ड एंड हेल्ड फॉर रीसेल. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में तीन टाइप की इन्वेंट्री होती है जो मैंने तुमको डिटेल समझाया भी था. दैट इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री और एफजी इन्वेंट्री. इसका जब हम लोग ने पूरा ये चैप्टर पढ़ा था रेगुलर कोर्स में, तो उस टाइम पे सारी चीजों की मैंने डिस्कस किया था और तुमको बोला भी था कि हर एक इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है. अभी फिलहाल हम लोग एफजी इन्वेंट्री के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज एट फाउंडेशन लेवल तुम लोग को ये रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन है ही नहीं. इट हैज बीन कवर्ड इन AS2, दैट इज इन सीए इंटर. तो हम लोग अभी फिर से एफजी इन्वेंट्री की बात करेंगे. तो रॉ मटेरियल तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में एफजी इन्वेंट्री परचेज नहीं होती है, एफजी इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर होती है, इसलिए तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बोला है. देयरफॉर एफजी इन्वेंट्री विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड हेल्ड फॉर सेल, उसको हम लोग इन्वेंट्री बोलेंगे. देखो, सबसे पहले मैंने इन्वेंट्री में दो टाइप की इन्वेंट्री बताई डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस क्या है. एक तो ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. ट्रेडिंग कंसर्न में एफजी इन्वेंट्री विच हैज बीन परचेज्ड एंड हेल्ड फॉर रीसेल. करेक्ट? और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में तीन टाइप की है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं एफजी इन्वेंट्री के ऊपर पे, क्योंकि जो आपके फाउंडेशन लेवल पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का प्रिंसिपल कवर्ड है वो एफजी इन्वेंट्री के ऊपर में फोकस्ड है. तो चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न की एफजी इन्वेंट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की इन्वेंट्री हो. तो देयरफॉर एफजी इन्वेंट्री विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, आपके खुद के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई है और उसको आपने हेल्ड करके रखा है. किस चीज के लिए? सेल्स करने के लिए. जब तक वो इन्वेंट्री सेल नहीं होती है तब तक उसको हम लोग इन्वेंट्री बोलेंगे ना. जिस दिन सेल्स हो जाएंगे उसको इन्वेंट्री थोड़ी ना बोलेंगे. बराबर है? यहां तक हमको ये समझ में आ गया कि इन्वेंट्री किस किस टाइप की है. दो टाइप की बात हो गई. अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया. आगे देखो बेटा, एफजी इन्वेंट्री जो है ना, उसका एक सिंपल प्रिंसिपल है वैल्यूएशन का, बहुत ही सिंपल है. दैट इज, बोलो, याद करो, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. इसके ऊपर में हम लोग इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं. कौन सी इन्वेंट्री को? एफजी इन्वेंट्री को. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. करेक्ट? अच्छा, अब हम लोग थोड़ा और इन डिटेल जाएंगे. दैट इज, कॉस्ट के ऊपर में चर्चा करेंगे. तो सुनो मेरी बात. कॉस्ट में मैं ना दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं अगेन, कि भाई आपकी ट्रेडिंग इन्वेंट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री है. बराबर है? तो क्योंकि हमको कॉस्ट निकालते आना चाहिए ना हमारे इन्वेंट्री का क्या है, तो डिपेंड करेगा कि आपकी इन्वेंट्री ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है. तो कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है पहले वो डिस्कस कर लेंगे, फिर एनआरवी की तरफ जाएंगे. अच्छा, तो ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है? बहुत सिंपल है. सबसे बेसिक चीज जो है वो है परचेज कॉस्ट. क्योंकि ट्रेडिंग वाले लोग करते क्या है? इन्वेंट्री को परचेस करते हैं और उसको ऊंचे भाव में सेल्स करते हैं, तभी तो वो प्रॉफिट कमाते हैं. बराबर है? ओके. तो सबसे बेसिक क्या है? ट्रेडिंग इन्वेंट्री में परचेस कॉस्ट प्लस all other cost
incurred to bring the inventory to its present location and condition. ये हम लोग ने जब चैप्टर पढ़ा था इसमें मैंने तुमको एक एक चीज अच्छे से समझाई थी, अभी रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कि ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. याद करो उस टाइम पर क्या क्या चीजें मैंने तुमको बोली थी, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या बोला था. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, बराबर है. उसके बाद में फ्रेट इनवर्ड्स, जो हमाली जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे खर्चे जो हमको लगते हैं ना, करेक्ट, सो दैट सप्लायर के यहां से हमारे गोडाउन में आने तक के जो भी खर्चे है वो सब हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे. इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, वो एक्सेप्शन में साथ में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं. तो परचेस कॉस्ट प्लस ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. उसके अलावा सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज पे हमारी चर्चा हुई थी, दैट इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस. देखो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ऊपर में इस तरीके से चर्चा हुई थी कि आपको इसको ऐड करना है आपके इन्वेंट्री में इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल. इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, इसके लिए भी मैंने तुमको डिटेल में समझाया था इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कब अवेलेबल है कब नहीं है, ठीक है. तो अगेन इन डिटेल आपको ये सीए इंटर या फाइनल लेवल्स में समझ में आने वाला है. अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि जिस चीज के ऊपर में हमको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको ऐड करना है. एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी, इसके ऊपर में कभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं है. जीएसटी, जनरली जीएसटी के ऊपर में हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो जीएसटी को हम लोग हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है. जिन ड्यूटीज एंड टैक्सेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है उन चीजों को हम ऐड करेंगे. एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी, यहां मैं लिख देता हूं समझने के लिए, ठीक है. सर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे इस चीज के ऊपर में? अरे तो इसी के ऊपर में तो क्वेश्चन फ्रेम होंगे ना. पहले तो भी एमसीक्यू बेस्ड रहते थे, अब तो फाउंडेशन आपको पूरा इन डिटेल कंसेप्ट मालूम रहना चाहिए और अप्लाई भी करते आना चाहिए. दैट्स व्हाई इतनी डिटेल में तुमको रिवीजन में भी समझा रहा हूं. ऑलराइट, ओके. तो देखो ये हुई कॉस्ट किसकी? ट्रेडिंग इन्वेंट्री की, उन बिजनेसेस की जो कि ट्रेड करते हैं. उसकी कॉस्ट कैसे निकालना है? तो सिंपल है, परचेस कॉस्ट जो आपकी बेसिक कॉस्ट है प्लस ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्रेट इनवर्ड्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसके ऊपर चर्चा हो गई हमारी, करेक्ट. अच्छा सर फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या क्या रहेगा कॉस्ट में? हाँ ठीक है, वो भी चर्चा करते हैं. देखो जल्दी से, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर है तो उसमें सबसे बेसिक कॉस्ट जो है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तो आपकी रहेगी ही रहेगी. ठीक है सर, समझ में आ गया. डायरेक्ट लेबर, ओके. डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी प्रोडक्शन में हमको डायरेक्ट कॉस्ट लगी है सो दैट कि वो प्रोडक्ट रेडी हो जाए. उसके बाद में प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये चीज ध्यान रखना बेटा. प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोलते हैं, ठीक है. ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, लेकिन कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करनी है आपको इन्वेंट्री में? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. दीज आर ऑल वन एंड द सेम थिंग. तो कभी क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन दिखे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिखे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिखे या फैक्ट्री ओवरहेड्स दिखे, तो एक ही बात है, वो जो भी खर्चे हैं आपको ऐड करने हैं आपकी इन्वेंट्री में. समझ में आ गया पॉइंट ये? तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से कौन सी कॉस्ट आपको लेनी है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट जो भी गिवन रहेगी वो. उसके अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये सारी कॉस्ट आपको इंक्लूड करनी है आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के वक्त. सर समझ में आ गया, याद आ गया सब कुछ. अच्छा, उसके बाद में एक्सक्लूजन था 5 कॉस्ट का, जो हम लोग ने इन्वेंट्री टॉपिक जब पढ़ा था तब भी मैंने तुमको बताया था कि दीज 5 कॉस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल वैल्यूइंग द इन्वेंट्री कॉस्ट. ठीक है. सो कौन सी 5 कॉस्ट है जो आपको एक्सक्लूड करने हैं, चाहे वो आप ट्रेडिंग कंसर्न हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो. ये 5 कॉस्ट जो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं ना, उन 5 कॉस्ट को आपको एक्सक्लूड करना है व्हाइल वैल्यूइंग इन्वेंट्री. एक्सक्लूजन्स. ओके.
सबसे पहले मैंने बोला था अबनॉर्मल लॉसेस, अबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है। जो भी आपके अबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं, नॉर्मल लॉसेस तो इट इज एडेड इनटू द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना। वो ट्रक का एग्जांपल दिया था पेट्रोल का, बराबर है। तो उसमें अगर नॉर्मल लॉसेस होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड हो जाता है, लेकिन अबनॉर्मल लॉसेस अगर है तो वो आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में नहीं ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, मान लो आपने सप्लायर को फोन कर रहे हो बार बार कि हाँ सब माल कहाँ है भेजो वगैरह करके, तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस है वो बोलेंगे सर हमने इन्वेंट्री बुलाने के लिए तो खर्चा किया था, तो ये भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए ना, नहीं, सच टाइप ऑफ कॉस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड, करेक्ट। देन हाँ, तो जैसे टेलीफोन हो गए, एडवर्टाइजिंग हो गए, you will not you can't add these type of expenses into your cost of inventory या while valuing the inventory, ठीक है। एडमिन एक्सपेंसेस मैंने बता दिए, टेलीफोन, एडवर्टाइजिंग एंड लाइक दिस, स्टेशनरी वगैरह सारे, ठीक है। उसके बाद में S&D एक्सपेंसेस, सवाल ही नहीं आता। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आप आपके इन्वेंटरी को सेल्स करने के लिए करते हो तो वो एक्सपेंसेस आपको इन्वेंटरी की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि ये आपके एक्सपेंसेस नहीं है, आपके एक्सपेंसेस है, आपके P&L में जाएंगे, आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। जैसे परचेस कॉस्ट, जो बेसिक कॉस्ट है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही रहने वाली है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही ऐड हो गए, डायरेक्ट खर्चे, लेकिन इस टाइप के खर्चे आपको एक्सक्लूड करने हैं। ओके सर, और कौन से है, ठीक है, सुनो। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग या जिसको हम लोग स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर मान लो इन्वेंट्री को लाते वक्त आपने कहीं बीच में उसको स्टोर करके रखा हुआ है गोडाउन्स में, इस टाइप के, तो इस टाइप की कॉस्ट आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करनी है, वो अलग से रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट, इसमें भी कुछ एक्सक्लूजन्स है, दैट इज कुछ बोरोइंग कॉस्ट को अलाउ करते हैं, बट अगेन दैट इज कवर्ड इन योर CA इंटर लेवल सिलेबस। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि बोरोइंग कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है। कब इंक्लूड करना है वो AS 16 आपको पढ़ना है, तो ऑब्वियसली वो आपको CA इंटर में पढ़ना है। खैर, सो मतलब बोरोइंग कॉस्ट समझ गए होंगे आप लोग कि इन्वेंट्री परचेस करने के लिए आपने अगर लोन लिया है तो लोन के ऊपर में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट इज नथिंग बट अ बोरोइंग कॉस्ट। तो सच टाइप ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड व्हाइल वैल्यूइंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो कौन से खर्चे है ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको कि वो ऐड नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आपको इसी के ऊपर में घुमा फिरा के पूछेंगे। ये जो एक्सक्लूजन है आपको कितने अच्छे तरीके से पता है, हम लोग इसके बाद में एक एग्जाम्पल भी देखने ही वाले हैं, तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि कौन से खर्चे आपको इंक्लूड करने हैं। जैसे मैंने इंक्लूजन्स के लिए सारे बताया, परचेस कॉस्ट, ऑल अदर कॉस्ट, इधर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ऑल, और कौन से खर्चे एक्सक्लूड करना है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए, तभी तो आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर पाओगे, बराबर है। ओके, तो कौन से खर्चे एक्सक्लूड करने हैं? अबनॉर्मल लॉसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वेयरहाउसिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। इन खर्चों को हमको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, चाहे वो आपकी ट्रेडिंग कंसर्न की इन्वेंट्री हो, चाहे वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की इन्वेंट्री हो, ठीक है। तो दीज आर द कॉस्ट विच शुड बी एक्सक्लूडेड, दीज आर द कॉस्ट विच शुड बी इंक्लूडेड। सर समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो कॉस्ट तो समझ में आ गया सर, लेकिन आपने क्या बोला था पता है क्या, कि FG इन्वेंट्री चाहे ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, उसका प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लेस। तो NRV क्या होता है? चलो, कॉस्ट हमको अच्छे से समझ में आ गया, अब हम लोग NRV की तरफ चलेंगे। देखो, NRV समझाते वक्त मैंने उस टाइम पर भी तुम लोग को बोला था कि NRV बहुत सिंपल है, दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री। एस्टिमेटेड कितने में बिक सकती है, बिकी तो नहीं है ना, अगर बिक जाती है तो इन्वेंट्री कैसे होती? क्योंकि इन्वेंट्री ऑब्वियसली अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो अनसोल्ड स्टॉक जिसको हम लोग बोलेंगे। तो एस्टिमेटेड वर्ड क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि एस्टिमेट क्या है आपका, इसलिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड
एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल द इन्वेंट्री, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल द इन्वेंट्री। इसका एग्जाम्पल भी दिया था, याद करो, ब्रोकरेज, कमीशन, क्योंकि आपको आपकी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हो सकता है किसी को ब्रोकरेज देना पड़े, कमीशन देना पड़े, ठीक है ना। सो देयरफॉर एनआरवी का मीनिंग क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल द इन्वेंट्री इज नथिंग बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इज नथिंग बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी, ठीक है। तो सर क्या करना क्या है? हाँ देखो, आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। कॉस्ट आपकी कौन सी इन्वेंट्री उसके ऊपर में डिपेंड करेगा, ट्रेडिंग इन्वेंट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री है, कैसे निकालना है मैंने सारा प्रिंसिपल्स तुमको समझा दिया है। तो मान लो ट्रेडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आई है 15 रुपीज, ठीक है, और मतलब आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ऑब्वियसली दोनों में से एक ही रहेगा ना, या तो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। तो ट्रेडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आई है 15 रुपीज और उसको आपने आपके उसके एनआरवी के साथ में कंपेयर किया और उसकी एनआरवी आ रही है लेटर से 18 रुपीज। तो आपकी जो भी स्टॉक में पड़े हुए होंगे इन्वेंट्री, उसको आपको किस पे वैल्यू करना है, 15 और 18, 15 और 18 विच एवर इज लेस, 15 और 18 विच एवर इज लेस। तो ऑब्वियसली समझ में आ गया तुमको, आपको किस पे वैल्यू करना है, 15 रुपीज के ऊपर में, बराबर है। मतलब मान लो 10,000 यूनिट्स आपने परचेस किए थे सेल्स करने के लिए, 9,000 यूनिट्स बिक गए, 9,000 यूनिट्स बिक गए, तो अभी भी आपके पास में 1,000 यूनिट्स इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो उसको वैल्यू किस पे करेंगे, तो उसकी कॉस्ट देखो क्या है सर, उसकी कॉस्ट हम लोग ने निकाली पर यूनिट 15 आती है। अच्छा कैसे कैसे निकाली सर, उसमें हम लोग ने ये सारी चीजें ली, परचेस कॉस्ट उसमें 12 रुपए थी, 2 रुपए का हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा पर यूनिट, फ्रेट इनवर्ट 1 रुपए का लगा, इस तरीके से हम लोगों ने 15 रुपए कैलकुलेट करी। अच्छा, और उसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस सर, उसमें वो है ना जीएसटी लगा था, तो उस पर इनपुट क्रेडिट मिलता है, इसलिए हम लोग ने उसको कॉस्ट में ऐड नहीं किया। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी लगता था तो हम ऐड करते थे। ओके, बराबर जा रहे हो तुम लोग, करेक्ट। मतलब क्या क्या चीजें इंक्लूजन्स में लेना चाहिए वो समझ में आ गया तुमको। अच्छा, उसमें अब नॉर्मल लॉसेस ऐड किए हुए क्या 15 रुपए में? नहीं सर, वो एक्सक्लूडेड है, वो नहीं अलाउड है। एडमिन एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं, एसएनडी नहीं, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट नहीं। एडमिन में ध्यान रखना, टेलीफोन, एडवर्टाइजिंग कुछ भी हो सकते हैं, बोरोइंग कॉस्ट ऐड किया कि नहीं, ये सब एक्सक्लूडेड है। अच्छा, इस तरीके से तुमने 15 रुपए की कॉस्ट निकाली। यस सर, 15 रुपए की कॉस्ट हम लोग ने इस तरीके से निकाली। फिर उसके बाद में हम लोग ने एनआरवी निकाली। अच्छा, एनआरवी कैसे निकाली सर? पता है कि आपको इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 20 रुपए थी। अच्छा, और 10% का कमीशन लगता है उसको सेल्स करने के लिए। किसका 10%? 20 रुपए का। तो 20 रुपए का 10% होता है 2 रुपए। इस तरीके से हम लोग ने उसकी एनआरवी निकाली। तो हमारे पास में जो 1000 यूनिट्स पड़े हुए, उसकी एनआरवी है 18 रुपए और उसकी कॉस्ट है 15 रुपए। तो उस 1000 यूनिट्स की कॉस्टिंग कैसे निकालोगे? 1000 किस पे वैल्यू करेंगे? 15 और 18 विच एवर इज लेस। तो 1000 इंटू 15 दैट इज 15,000 रुपीज पे हम लोग इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे। अरे समझ में आया पॉइंट? ये 15 रुपए की कॉस्ट तुम लोग ने निकाली, 18 की एनआरवी भी निकाली, दोनों को कंपेयर किया, जो छोटा है वो फिगर को लेके हम लोगों ने वैल्यूएशन करी। ऑलराइट, ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, इसकी कॉस्ट तुम लोग को तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम पे रेडीमेड अवेलेबल होता है। बोलो कहां रेडीमेड अवेलेबल होता है? जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स नहीं रहते क्या? द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन इज 15,000 रुपीज। वो 15,000 इस तरीके से निकालते हैं। समझ में आया? करेक्ट। ऑलराइट, तो देखो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मैंने तुमको पूरा ब्रीफिंग बता दिया। अब एक काम करते हैं, व्हाट विल डू इज एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके का 10 मार्क तक का क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, सो देयरफॉर ये देखो एक क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए तुम्हारे पास रखा है यहां पर। यू कैन सी दिस। सी, अ फर्म हैज 2 प्रोडक्ट्स A and B. It analyzes its cost for the products as follows. Material, प्रोडक्ट ए के लिए 1,20,000 और प्रोडक्ट बी के लिए 1,40,000 दिखा। लेबर 80,000 और 1,00,000। सर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ओके, करेक्ट बात है, क्योंकि मटेरियल, लेबर और ये सारे एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ही लगते हैं। तो कौन से खर्चे इंक्लूड करना है और कौन से खर्चे एक्सक्लूड करना है, हमारी चर्चा अच्छे से हुई हुई है। ओके, सो मटेरियल प्रोडक्ट ए के लिए 120, प्रोडक्ट बी के लिए 140, लेबर 80 और 1,00,000। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 70,000 दोनों केसेस में। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 50,000 और 50,000। एडवर्टाइजिंग 30 एंड 30।
ऑलराइट। सो टोटल खर्चा प्रोडक्ट ए को जो है वो लगा 3,50,000 का और प्रोडक्ट बी को लगा दैट इज 3,90,000। ऑलराइट, प्रोडक्शन वाज 20,000 यूनिट्स ऑफ ए एंड 30,000 यूनिट्स ऑफ बी। द सेलिंग प्राइसेस वाज ₹20 पर यूनिट ऑफ ए एंड 10 पर यूनिट ऑफ बी। ये सेलिंग प्राइसेस जो है जिसको आप लोग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी ले सकते हैं। ओके, एजेंट्स इन बोथ द केसेस रिसीव द कमीशन ऑफ 5% ऑफ द सेलिंग प्राइसेस। Agents in both the cases receives a commission of 5% of selling prices. Okay. The closing stock was 2,000 units of A and 3,000 units of B. Determine the value of closing stock. बराबर, ये क्वेश्चन है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक एक प्रोडक्ट को लेते हैं और उसका वैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहली बात तो हमको ये समझ में आ गया कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, बराबर बात है। दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमारे ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। उसकी कॉस्ट के नेचर पे से समझ में आया, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, समझ में आ गया हमको, बराबर है। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का प्रिंसिपल तुमको बहुत अच्छे से पता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, बराबर है। तो मैं प्रोडक्ट ए को जरा टारगेट करता हूं, प्रोडक्ट ए, उसमें मटेरियल के खर्चे ऑब्वियसली मेरे को ऐड करने ही पड़ेंगे, मैंने बोला ही था। तो कितना है, 1,20,000, फिर लेबर 80,000, देन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बोलो या प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलो, मैंने बोला था इसको ऐड करना है, दैट इज 70,000। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 70,000 ले लिया सर। उसके बाद में एडमिन एक्सपेंसेस, ये एक्सक्लूजन है। Advertising is a sort of admin expense only. So these type of costs will not be added to the cost of inventory. खर्चे हैं हमारे, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते टाइम पे इनको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, उसके अलावा सर जो ये कमीशन है, सेलिंग प्राइस है, वो S&D एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कभी नहीं करते हम लोग, कॉस्ट लेते टाइम पे कभी नहीं, बराबर है। ओके, तो अब क्या करना है सर, बहुत सिंपल बेटा, 120 प्लस 80 दैट इज 2 lakhs प्लस 70, यानी प्रोडक्ट ए के खर्चे कितने हो गए, 2,70,000। ऑल राइट, ओके। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं हम लोग, अभी काम करते हैं, क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए विच इज इक्वल्स टू, देखो टोटल 2,70,000 के खर्चे हैं, डिवाइडेड बाय आपका प्रोडक्शन कितना हुआ था, प्रोडक्शन 20,000 यूनिट्स हुआ था ए का। तो मैं 2,70,000 को 20,000 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर है 2,70,000 डिवाइडेड बाय 20,000 दैट इज 13.5 रुपीज पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए के आया 13.5 रुपीज, बराबर है। सर अभी तो सिर्फ कॉस्ट निकला, इसकी एनआरवी भी तो निकालो, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस होता है, एग्जैक्टली। तो अब मैं करता हूं एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट ए। एनआरवी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया था, दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस देखो गिवन है क्वेश्चन में 20 पर यूनिट ऑफ ए और 5% का जो कमीशन है सेलिंग प्राइसेस के ऊपर में लगता है, ये देखो रिसीव्ड कमीशन, तो हमारे लिए तो खर्चा है वो कमीशन। सो देयरफॉर 20 रुपीज माइनस 5% ऑब्वियसली 20 का, तो 20 का 5% तुम लोग समझ गए होंगे, दैट इज जस्ट 1 रुपी। तो 19 रुपीज इज द एनआरवी ऑफ ए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ए। सो अब देखो बहुत सिंपल हो गया, देयरफॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट ए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट ए इज इक्वल्स टू 13.5 और 19, that is cost or NRV whichever is less, correct? So therefore ये 13.5 obviously less है, तो कितने यूनिट्स है आपके पास में प्रोडक्ट ए के इन्वेंट्री में, देखो तो आपने प्रोडक्शन किया था 20,000 यूनिट्स का और आपके पास में इन्वेंट्री में कितना है, सिर्फ 2,000। सर बचे हुए 18,000 कहां गए होंगे, अरे सेल्स हो गए होंगे ना, हाँ बराबर है। सो 20,000 प्रोड्यूस हुए थे, 2,000 अभी भी इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, तो 2,000 यूनिट्स को हम लोग 13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2,000 इंटू 13.5
27,000 is the value of inventory of प्रोडक्ट ए. अभी प्रोडक्ट बी का बाकी है. समझ में आ गया अच्छे से? ओके, चलो जल्दी से अब हम लोग प्रोडक्ट बी की तरफ चलेंगे. प्रोडक्ट बी अब जल्दी से समझ में आ जाएगा. वहां पर भी हम लोग तीन चीजें लेंगे, दैट इज 140 की मटेरियल कॉस्ट, 1 लाख की लेबर कॉस्ट और प्रोडक्शन 70, क्योंकि एडमिन और एडवर्टाइजिंग वहां पर भी नहीं आएंगे. ऑलराइट, ठीक है. तो मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दैट इज 1,40,000, 1 लाख लेबर के एक्सपेंसेस और 70,000 प्रोडक्शन एक्सपेंसेस. तो ये टोटल हो गए 240 प्लस 70 दैट इज 3,10,000. ये टोटल कॉस्ट है जो कि हमको इन्वेंट्री में लेनी है. ठीक है, अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे. कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी. तो देखो बेटा 3,10,000 का आपको टोटल खर्चा लेना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टाइम पे. आपने प्रोडक्शन कितना किया है? 30,000 यूनिट्स किए हैं प्रोड्यूस बी के. ऑलराइट, तो 3,10,000 डिवाइडेड बाय 30,000. तो अभी जरा देखेंगे कितना होता है. 3,10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कम्स आउट टू 10.33. कितना आ रहा है कॉस्ट पर यूनिट? 10.33. बराबर. अभी यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है, हमको एनआरवी निकालनी पड़ेगी. बराबर है. एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट बी, एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट बी. तो अगेन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट इज कमीशन, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे. एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट बी की तो 10 ही रुपए है और हमारी कॉस्टिंग ही 10.33 जा रही. ओ, एनआरवी वैल्यू होगा शायद. यस, देखो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी? 10 रुपीज और 5% का कमीशन. तो 10 का 5% होता है 0.5. तो देयरफॉर अभी 9.5 इज द एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट बी. सी, कॉस्ट आया था हमारा 10.33 किसका? प्रोडक्ट बी का. और एनआरवी अभी तुम्हारे सामने मैंने निकाली 9.5. तो प्रोडक्ट बी किस चीज पे वैल्यू होगी? 9.5 पे. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. ऑलराइट, ओके. सो देयरफॉर प्रोडक्ट बी के आपके पास में कितने यूनिट्स है इन्वेंट्री में? वो देखो जरा. इन्वेंट्री में हमारे पास में प्रोडक्ट बी के 3,000 यूनिट्स है. 30,000 प्रोड्यूस किए थे. इन्वेंट्री में कितने हैं? स्टॉक में कितने हैं? 3,000. सर बचे हुए 27,000 सेल्स हो गए. अच्छा, तो 3,000 यूनिट्स इंटू 9.5 is equals to 28,500 is the inventory valuation of product B. और टोटल इन्वेंट्री, therefore टोटल इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में हमारे पास में दोनों भी हमारी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ए भी और प्रोडक्ट बी भी. तो प्रोडक्ट ए का इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम लोग ने कॉस्ट बेसिस पे किया था. क्यों? क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस में कॉस्ट कम आ रही थी. प्रोडक्ट बी को हम लोगों ने एनआरवी पे किया. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बी की एनआरवी कम आ रही थी. तो ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोग डिसाइड कर लिया कॉस्ट पे तो कॉस्ट पे करेंगे. नहीं नहीं, हर टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए ध्यान रखो, हर टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए आपको ये प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस. प्रोडक्ट ए का मैंने ये प्रिंसिपल लगाया, उसमें कॉस्ट कम आ रही थी. प्रोडक्ट बी को भी मैंने ये अलग से प्रिंसिपल लगाया. मैंने दोनों के खर्चे ऐड करके नहीं किया कुछ भी. प्रोडक्ट बी को भी अलग से मैंने कॉस्ट और एनआरवी का प्रिंसिपल लगाया. वहां पर एनआरवी कम आ रही थी, 9.5 की आ रही थी एनआरवी. तो फिर जितने भी यूनिट्स मेरे स्टॉक में पड़े हुए थे उसको मैंने 9.5 से मल्टीप्लाई किया. 3,000 यूनिट्स 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 28,500 मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन है. तो देयरफॉर टोटल इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितना रहेगा? प्रोडक्ट ए का 27,000 रुपीज और प्रोडक्ट बी का जो मैंने निकाला दैट इज 28,500. तो ऐसे करके मेरी इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑब्वियसली 55,500 हुई. तो ये आपको फाउंडेशन लेवल में सी 8 से 10 मार्क के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. करेक्ट? इस चीज के लिए आपको प्रिंसिपल सिर्फ इतना ही मालूम है आपको. हाँ, कॉस्ट एंड विच इज लेस सिर्फ इतना मालूम रहने से काम नहीं चलता है. पूरा इन डिटेल कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. कॉस्ट पहली बात तो है किसकी? ट्रेडिंग कंसर्न की है कि मैन्युफैक्चरिंग की है. उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, उसमें क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है. एनआरवी कैसे निकालते, उसके बाद में इस टाइप का क्वेश्चन आया तो अप्लाई भी करते आना चाहिए. सिर्फ इतना बोल दिया कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस से काम नहीं चलने वाला. अरे करेक्ट. ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू. और इन्वेंट्री इसमें बहुत पूरी तरीके से रिवाइज हो चुका है. ठीक है ना? आप इस टाइप के क्वेश्चंस करके देखो. ओके.